हेलो नमस्कार राम राम। आप सभी विद्यार्थियों का आपके अपने विद्यास्थल में स्वागत है। तो उम्मीद करते हैं तुम लोग जहाँ होगा वहाँ लाजवाब शानदार बेमिसाल अद्भुत गजब मस्त स्वस्थ तंदुरुस्त होगा और अपने जीवन में कुछ अच्छा करने का प्रयास कर रहा होगा। तो जो आज का वीडियो है उसमें हम लोग फिर से वर्क कंटिन्यू करने वाले हैं। कल हम लोग देखे थे वर्क डन बाई कांस्टेंट फोर्स तक देखे थे, उसके ऊपर कुछ क्वेश्चन देख लेते। आज हम लोग देखेंगे वर्क डन बाई वेरिएबल फोर्स। मतलब कभी भी वर्क डन वेरिएबल फोर्स रहेगा, मतलब फोर्स चेंज होता रहेगा, फोर्स का मैग्नीट्यूड, तो उस समय वर्क डन कैसे निकाला जाएगा। तो कह रहा है कि इन प्रैक्टिकल सिचुएशन में कांस्टेंट फोर्स इज रेयरली सीन। सही बात है। वी जनरली इनकाउंटर वेरिएबल फोर्स विच वेरी एज फंक्शन ऑफ डिस्टेंस। मतलब जितना दूरी तक जा रहे हैं उस हिसाब से हम फोर्स लगा रहे हैं। जैसे मान लो प्लेन है, उस पर हम फोर्स अलग लगाएंगे, फिर इंक्लाइंड आ गया तो उस पर फोर्स अलग लगेगा। तो जब कभी भी हम लोग जनरली बात करते हैं तो हम लोग वेरिएबल फोर्स ही लगाते हैं किसी ऑब्जेक्ट पे। तो भैया ये ज़्यादा ज़रूरी है कि वेरिएबल फोर्स से वर्क निकालना। तो लेट अ वेरिएबल फोर्स, कोई एक वेरिएबल फोर्स अपने पास क्या है, एफ एक्स है, एक्टिंग अपॉन अ बॉडी अलॉन्ग अ फिक्स डायरेक्शन S1। तो जैसे मान लो अगर वेरिएबल फोर्स लग रहा है और उसका अगर हम ग्राफ बनाए कि भाई कैसे लग रहा है डिस्टेंस के हिसाब से, तो ये बना हुआ है। जैसे मान लो ये फोर्स का एक्सिस है, ये डिस्टेंस का एक्सिस है। तो जब डिस्टेंस क्या था, इनिशियली यहाँ पे था ऑब्जेक्ट, इनिशियली यहाँ पे था ऑब्जेक्ट, फाइनली यहाँ पहुँचा ऑब्जेक्ट। तो यहाँ से यहाँ पहुँचाने के लिए उसके ऊपर कुछ फोर्स लगाया गया। तो फोर्स रैंडमली ऐसे वैरी करता हुआ कुछ ऐसा गया है फोर्स। ठीक है, ये हो गया। अब हम इसमें क्या करेंगे, इसको हम कर देंगे कई अलग अलग पार्ट में डिवाइड। जैसे मान लो अलग अलग पोजीशन पे था, इस वाले फिगर को, ये वाले चीज़ को यहाँ पे हम कई अलग अलग पार्ट में इसको डिवाइड करेंगे। तो जब कई अलग अलग पार्ट में इसको डिवाइड करेंगे तो जैसे देखो ये मिल गया, ऐसे मिलेगा। ऐसा कई सारा अपने को मतलब अलग अलग पार्ट में डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे एक रेक्टेंगल टाइप का फिगर मिल जाएगा। जैसे देख लो ये रेक्टेंगल वाला दिख रहा है ना ये जगह। तो ऐसा कई सारा रेक्टेंगल अपने को मिलेगा। देखो एक रेक्टेंगल यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, मतलब पूरा फिगर जो है रेक्टेंगल से भरा हुआ है। ठीक है, तो अगर हम इस एक रेक्टेंगल का एरिया निकालना चाहेंगे तो कैसे निकलेगा। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ क्या है, तो फोर्स है लेंथ, यहाँ फोर्स ही ना है, ये फोर्स, तो लेंथ हो गया फोर्स। और ब्रेथ क्या है, तो ये जो छोटा सा चेंज है इसको हम बोलते हैं डेल्टा एक्स। ठीक है, जो डिस्टेंस में छोटा सा चेंज है उसको हम क्या बोलते हैं, डेल्टा एक्स। तो इस रेक्टेंगल का एरिया क्या आ गया अपने पास, फोर्स इंटू डेल्टा एक्स, केवल इस रेक्टेंगल का एरिया। और ऐसा इसमें कितना सारा रेक्टेंगल है भाई, यहाँ से लेके यहाँ तक रेक्टेंगल भरा ही पड़ा है। तो हमको पूरा अगर सारे रेक्टेंगल का एरिया निकाल, मतलब हर एक रेक्टेंगल का एरिया निकाल के जोड़ देंगे तो निकल के आ जाएगा। एक बात। दूसरी बात, थोड़ा सा गलती होगा हमसे। क्या गलती होगा, मतलब रेक्टेंगल तो पूरा ऐसे बनता है ना, रेक्टेंगल तो पूरा ये होना चाहिए, मतलब नीचे से ऊपर से बराबर होना चाहिए। लेकिन यहाँ अगर हम लोग ऊपर का हिस्सा देखने जाएंगे तो अपने को बराबर नहीं मिलेगा, कहीं कहीं थोड़ा थोड़ा ऐसे बेंड देखने को मिलेगा। तो पूरा बराबर अपने को देखने को नहीं मिलेगा। तो थोड़ा थोड़ा ये सब जो जगह छूट जाएगा अपने से, ये कमी अपने को देखने को मिलेगा। तो इसको कैसे ठीक करते हैं, तो इसको कैलकुलस का इस्तेमाल करके हम ठीक कर सकते हैं। हमको ये पता चल गया कि एक छोटा सा एरिया क्या होगा। तो अगर छोटा सा वर्क डन निकालने जाएंगे तो क्या हो जाएगा, मतलब उतने जगह के लिए वर्क डन निकालने जाएंगे तो क्या होगा, तो वर्क डन हो जाएगा डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल्स टू एफ डेल्टा एक्स। केवल उतने एरिया के लिए, उस छोटे से एरिया के लिए वर्क डन इतना आ गया। अब हम क्या करेंगे, हमको टोटल वर्क डन निकालना है। तो टोटल वर्क डन मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक, मतलब इनिशियल से लेके फाइनल तक जा रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, सब हम क्या बताएं, सबको तोड़ेंगे और जोड़ देंगे। तो तोड़ के जोड़ने का मतलब क्या हो गया, हम टोटल वर्क डन निकाल रहे हैं, सिग्मा कर रहे हैं। किसका सिग्मा कर रहे हैं, एफ डेल्टा एक्स का। और एक्स किसका फंक्शन है, एक्स का फंक्शन है। कहाँ से कहाँ तक कर रहे हैं, एक्स इनिशियल से एक्स फाइनल तक। ठीक है, ये समझ आया। अब यहाँ पे जो डेल्टा एक्स है बहुत छोटा था, तो इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा, लिमिट लगाना पड़ेगा, जो डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो जाएगा। अब हल्का हल्का हम कैलकुलस की तरफ बढ़ रहे। देखो डेल्टा एक्स यहाँ पे बहुत छोटा है, तो इसलिए क्या होगा कि हमको अगर वर्क डन लिखना है लिमिट लगा के, तो हम क्या लिखेंगे, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो सिग्मा एक्स आई एक्स एफ एक्स डेल्टा एक्स। ये समझ आया। अब डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो है, तो अब यहाँ पे हमको क्या इस्तेमाल करना पड़ेगा, कैलकुलस का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अगर कैलकुलस का इस्तेमाल करेंगे तो फिर क्या लिखेंगे, डब्लू लिमिट कहाँ से का, इनिशियल से फाइनल, और किसका, एफ एक्स डी एक्स का। ये बात समझ आए। तो सबसे पहले हम छोटा सा वर्क डन निकालना है, फिर हम ये देखें टोटल वर्क डन कितना हो जाए, तो उसका सिग्मा किया। हमको ये दिखा कि जो डेल्टा एक्स है टेंड्स टू जीरो क्योंकि बहुत छोटा लिया, तो उसमें लिमिट लगाए, और लिमिट लगाए हैं तो फिर इंटीग्रेशन से उसको हम क्या ये लिख सकते हैं। ये जो सिंपल चीज़ है इसको हम लोग बोलते हैं, अगर वर्क डन निकालना तो इसको हम बोलते हैं एरिया अंडर कर्व। और यहाँ पे कौन से कर्व के अंडर का एरिया बात करेंगे हम लोग, एफ और एक्स, क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ बनेगा। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के अंडर में जो कर्व आएगा उसी को हम लोग बोलते हैं वर्क डन। ये सब हम लोग स्टार्टिंग में बात कर चुके हैं जब हम लोग मोशन वाला चैप्टर कर रहे थे। अब क्या हो रहा है कि फोर्स वेरी कर रहा है,
तो हम लोग को क्या आया, फॉर्मूला क्या है, W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एफ डी एक्स, यह है। लेकिन व्हेन फोर्स वेरी इन मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, तब हमको क्या लिखना है, तो वर्क डन का जनरल फार्मूला हम लोग क्या जानते हैं, एफ डी एस कॉस थीटा। तो भाई यहाँ पे भी तो लाना पड़ेगा ना, एक्स आई एक्स है, एफ कॉस थीटा डी एक्स, ये समझ आया। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक्स इनिशियल एक्स फाइनल एफ वेक्टर डी एक्स वेक्टर। तो देखो 2-3 तरीके से लेके हम, सबसे पहले क्या हो गया अपने पास, ये हो गया वर्क डन, क्या लिखे हम लोग, एफ एक्स डी एक्स, तो वो कर लेंगे अगर क्वेश्चन में वैसा कुछ दिया हुआ है। अगर अपने को ग्राफ में दिया हो तो एरिया अंडर कर्व निकाल लेंगे। अगर अपने को एंगल के साथ दिया हो तो ये फार्मूला, वेक्टर में दिया हो तो ये फार्मूला, ठीक है। उम्मीद करते हैं ये सब समझ आएगा, कुछ हार्ड नहीं था। एक और बार बता देते, सबसे पहले हम छोटा सा एरिया निकाले, उस एरिया से हम लोग वर्क डन निकाले, उसमें हम लोग देखे कि डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 आ रहा, तो उसमें लिमिट लगा, लिमिट लगाने के बाद इंटीग्रेशन किया, तो इंटीग्रेशन के बाद ये रिजल्ट आया। उसके बाद ये क्या है, तो एरिया अंडर कर्व है। इसको अगर हम एंगल के साथ मतलब डायरेक्शन के अलॉन्ग लिखना चाहेंगे, फोर्स में डिस्प्लेसमेंट में, तो ये लिखेंगे, वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहेंगे तो ये लिखेंगे। तो सब क्लियर है। अब हम लोग क्या देख ले आगे, कुछ ना कुछ क्वेश्चन ही होना चाहिए। तो ये आ गया क्या अपने पास, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। अब हम लोग क्वेश्चन कुछ डिस्कस कर लिया जाए। तो क्वेश्चन क्या अपने पास कह रहा है, क्या फोर्स एफ एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट वेरी विद डिस्टेंस एक्स एज सोन हियर। तो फिगर में बना हुआ अपने पास कि कैसे अपने पास फोर्स और डिस्प्लेसमेंट है। तो देखो सबसे पहले 3 न्यूटन का फोर्स लगा है, और 3 न्यूटन का फोर्स कहाँ तक डिस्प्लेस किया, मान लो 3 मीटर तक डिस्प्लेस किया। उसके बाद वो फोर्स का मैग्नीट्यूड धीरे धीरे कम होने लगा है, और कहाँ तक डिस्प्लेस किया, 6 मीटर तक। तो अगर ऐसा ग्राफ बना हुआ है और अपने को वर्क डन निकालना है, तो हम क्या करेंगे, वर्क डन निकालेंगे, वर्क डन 1 और वर्क डन 2। 1 किसके लिए, तो इसके लिए वर्क डन 1, इसके लिए वर्क डन 2। तो 2 अलग अलग पार्ट में इसको डिवाइड कर दिया, और एरिया अंडर कर्व निकालेंगे जो हम लोग देखे थे फॉर्मूला। यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एरिया ऑफ स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। तो एक हो गया एरिया ऑफ स्क्वायर, एक हो गया एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ स्क्वायर कहने का मतलब 3 × 3, तो यह आ जाएगा 9, और एरिया ऑफ ट्राइंगल कहने का मतलब हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, 3 3 जा 9, और तो ये आ जाएगा 13.5 जूल का वर्क डन हो जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया अपने पास वर्क डन 13.5 जूल का वर्क डन। बार बार बंद हो जा रहा लाइट यार। तो 13.5 जूल का वर्क डन है। कैसे निकाले, सिंपल, एरिया अंडर कर्व, यही हम बताना चाह रहे हैं कैसे कैसे क्या क्या कर सकते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि अ फोर्स, ये दिया हुआ है, एक्ट ऑन अ पार्टिकल इन वाई डायरेक्शन। देखो इक्वेशन दिया हुआ है, और जो फोर्स है वाई डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, जो एफ है न्यूटन में है और वाई जो है मीटर में। वर्क डन बाय दिस फोर्स टू मूव फ्रॉम वाई 0 to 1। और देखो बता भी दिया कहाँ से कहाँ लेके जाना, तो कहीं ना कहीं इंटीग्रेशन वाला हमको यहाँ अप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ वर्क डन क्या हो जाएगा, 0 से 1 लेके जाना है। फोर्स कितना दिया हुआ, तो फोर्स दिया हुआ है 20 + 10y, और डिस्प्लेसमेंट कितना दिया हुआ, तो dy। ये हो गया फोर्स और ये हो गया डिस्प्लेसमेंट, तो मतलब एफ डी एक्स हो गया ना, वो वाला फार्मूला इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अब देखो इंटीग्रेशन करेंगे हम लोग, 0 से 1 20 dy, मतलब तोड़ते हैं हम लोग, फिर 0 से 1 10y dy, ठीक है, ये लिखेंगे 10y dy, ये लिखेंगे। अब ये तो कांस्टेंट है, तो जब कांस्टेंट का इंटीग्रेशन करेंगे तो सीधा सीधा 0 आ जाएगा, तो ये पार्टी 0 हो गया। अब हम यहाँ पे लिखने जाएंगे तो क्या लिखेंगे भाई, थोड़ा सा इधर, हाँ, यहाँ पे अगर हमको इसका इंटीग्रेशन करना है, ये 10 है ना अपने पास, अरे यार 10, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन 0 हो गया। अगर हम इसका इंटीग्रेशन करने जाएंगे कि क्या मिलेगा अपने को, और देखो लिमिट क्या है, 0 से 1, तो 10 बाहर आ जाएगा, और y का इंटीग्रेशन y² हो जाएगा। ये था ना इंटीग्रेशन ऑफ x, इंटीग्रेशन ऑफ x पावर n x to the power n - 1, या इंटीग्रेशन ऑफ x to the power n upon n + 1 upon n + 1, ठीक है। तो ये मिलता अपने को। अब हम लोग क्या कर ले, तो साफ कर ले थोड़ा इसको। y क्या करना है, तो y रखना है अपने को अपर लिमिट और लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो कुल मिला के यहाँ आ जाएगा अपने पास। अच्छा ये जो हम यहाँ पे इंटीग्रेशन किए हैं 20 बाहर आएगा, यहाँ पे 20 बाहर आएगा, और y का इंटीग्रेशन करेंगे सिंपल हम लोग, तो y का इंटीग्रेशन जैसे होगा क्या, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, देखा ना वाला,
भारी गलती हो गई। 20 इंटीग्रेशन 0 से 1 dy और यहाँ पे इंटीग्रेशन 10 वाई स्क्वायर अपॉन में 2 और लिमिट हो जाएगा 0 से 1। तो यहाँ कुल मिला के dy का इंटीग्रेशन तो y आ जाएगा, y का लिमिट 0 से 1 प्लस 10 बाहर, या इसको 5 कर दो ना, 2 से इसको मार दो, 5 कर दो इसको, वाई स्क्वायर 0 से 1। तो कुल मिला के यहाँ मिलेगा 20, क्योंकि अपर लिमिट में 1 आएगा तो कोई मतलब ही नहीं है, और यहाँ मिलेगा 5। तो कुल मिला के आ जाएगा अपने पास 25 जूल ऑफ वर्क डन। तो 25 जूल ऑफ वर्क डन किसके लिए आ जाएगा, यहाँ पे वर्क डन अगर निकाल रहे हैं हम लोग इंटीग्रेशन से। अब दूसरा देखा जाए, दूसरा किस तरीके का क्वेश्चन है, तो दूसरा भी कुछ इसी तरीके का क्वेश्चन है, ये तुम लोग को करना है। तो कह रहा है कि एफ ये दिया हुआ है, डिस्प्लेस इन एक्स एक्सिस फ्रॉम 0 to 1, तो 0 से 1 लिमिट हो गया, एफ की जगह पी रखेंगे, डी एक्स रखेंगे, अंडर फोर्स वर्क, तो वर्क कितना आ जाएगा वही निकालना है। तो देखो आंसर दिया हुआ है -8 जूल, तो ये तुम लोग को खुद से एक बार ट्राई करना है, ये क्या रहेगा HW होमवर्क रहेगा, ठीक है। बाकी आगे अगर हम लोग बात करने जाएंगे तो अब हम लोग के पास NCERT का अगर हम लोग बात कर ले तो NCERT का एग्जाम्पल 5.5, यहाँ 6.5 लिखा है, लेकिन 5.5 तक हो जाएगा, और एक्सरसाइज का 6.2 और क्या लिखा है यार 6 कुछ लिखा है, ये देख लेना क्वेश्चन, ये दोनों हो जाएगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं एनर्जी के बारे में कि भाई एनर्जी क्या होता है। तो वर्क डन अब अपना कंप्लीट हो गया, लेकिन ऐसा नहीं कि पूरा, अभी एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ में बचा है जिसको हम लोग बोलते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम। जब एनर्जी पढ़ लेंगे हम लोग तो वर्क और एनर्जी को एक रिलेट करने वाला चीज़ होता है जिसको हम लोग बोलते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम, जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, उससे हम लोग कई सारा न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो अगर हम लोग बात कर ले एनर्जी के बारे में, तो एनर्जी क्या है, एक तरह से बंद क्यों हो जा रहा है, एनर्जी क्या है, एक तरह से जब कभी भी हम लोग काम कर रहे हैं तो काम करने के लिए अपने को क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। अगर एनर्जी नहीं रहेगा तो काम नहीं हो पाएगा। जैसे अभी हम लोग वर्क पढ़े, तो हम लोग जो वर्क कर रहे हैं सबसे पहले हम लोग क्या देखे थे, स्टार्टिंग से बात करें मोशन देखे थे, लेकिन मोशन किस वजह से होता है, फोर्स लगाते हैं। तो अगर हम लोग फोर्स लगा रहे हैं और मोशन हो रहा है उसी डायरेक्शन में, तो उसको हम लोग वर्क बोल दिए। अब वर्क अगर हम लोग कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं अपने पास एनर्जी चाहिए, तभी तो वर्क हो पाएगा, या फिर वर्क करते हैं तो एनर्जी खर्चा होता है, ऐसा बोल दे। तो यहाँ पे अगर एनर्जी को बोला जाए तो क्या है, इट इज़ द एबिलिटी ऑफ बॉडी टू डू वर्क। कोई भी बॉडी है अगर उसको काम करना है तो जो एबिलिटी है उसका, उसी को बोलते हैं एनर्जी। कौन सा क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी, यूनिट क्या होता है जूल, या फिर इसको अर्ग भी बोलते हैं CGS सिस्टम में। डायमेंशन क्या हो जाएगा, तो डायमेंशन तुम लोगों को खुद निकालना है इसका। और एक ये रिलेशन याद रखना है, एक कैलोरी कितने जूल के बराबर होता है, 4.186 जूल के बराबर होता है। क्योंकि कई जगह क्वेश्चन में एनर्जी जो है कैलोरी में दिया रहेगा, हम लोग को इसको जूल में कन्वर्ट करके सॉल्व करना पड़ेगा। तो एक कैलोरी 4.186 जूल के बराबर होता है, इसको याद रखना पड़ेगा। अब यहाँ पे क्या बात कर ले, एनर्जी कैन एग्जिस्ट इन वेरियस फॉर्म, बहुत तरीके का एनर्जी है, लेकिन हम लोग को जो पढ़ना है मैकेनिकल एनर्जी पढ़ना है। अब मैकेनिकल एनर्जी में कौन कौन सा एनर्जी आता है, तो हीट एनर्जी आता है, लाइट एनर्जी, जैसे बता रहा है कि कौन कौन सा एनर्जी है, मैकेनिकल है, हीट है, लाइट है, साउंड है, और भी बहुत तरीके का है। लेकिन अपने को जो पढ़ना है, अपने को पढ़ना है मैकेनिकल एनर्जी। यहाँ पे डिस्कस हुआ वो चीज़ मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी में क्या क्या पढ़ना है, तो एक होता है काइनेटिक और दूसरा होता है पोटेंशियल। तो मतलब कुल मिला के जो अपने को एनर्जी में पढ़ना है वो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी पढ़ना, बस यही। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैकेनिकल एनर्जी बोलते हैं। तो शुरू किया जाए काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, तो काइनेटिक एनर्जी अगर हम लोग बात कर लेंगे तो कोई भी बॉडी अगर मूव कर रहा है तो मूव करने में जो उसके पास एनर्जी है उसको बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक में कैसे उसके पास क्या एनर्जी आता है वही देखना अपने को। तो कह रहा है द एनर्जी पॉसेस्ड बाय बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन, जो अभी हम बताएं कि जब कभी कोई भी बॉडी मूव कर रहा है उसके मोशन की वजह से जो उसके पास एनर्जी है उसको हम लोग बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। अब क्या है, ये क्यों बंद हो जा रहा है यार बार बार। तो जैसे मान लो एक बॉडी है अपने पास जो रेस्ट में है, उसको हम v वेलोसिटी से मूव करा रहे हैं। कैसे मूव करा रहे हैं, जब हम उसके ऊपर क्या लगाए हैं, फोर्स लगाए हैं। तो एक बॉडी है, ये बॉडी अपने पास रेस्ट में था, इसके ऊपर हम क्या किए हैं, एक फोर्स लगाए हैं F का, तो ये मोशन करने लगा। अब मोशन करके किस वेलोसिटी से मूव करे, v वेलोसिटी से मूव करा। कितना डिस्प्लेस हुआ है, S पोजीशन से डिस्प्लेस है। तो वही बात यहाँ लिखा हुआ, कांस्टेंट फोर्स F इज अप्लाइड टू अ बॉडी टिल इट्स वेलोसिटी बिकम v एंड S बी द डिस्प्लेसमेंट ड्यूरिंग दिस टाइम। तो हम लोग जो फोर्स लगा रहे हैं, तो फोर्स कब तक लगाएं, जब तक ये S डिस्प्लेसमेंट हुआ है और v वेलोसिटी ना गेन कर लिया, तब तक हम इस पर फोर्स लगाएं। तो अब जैसे फोर्स हम हटा देंगे तो क्या बॉडी रुक जाएगा, रुकेगा तो नहीं, क्योंकि उसके पास वेलोसिटी आ गया। और वेलोसिटी आ गया तो मूव करता ही रहेगा, कब तक, जब तक उसका वेलोसिटी जीरो ना हो जाए या जब तक कोई उसको एक्सटर्नल पार्टी रोक ना ले। क्योंकि अकॉर्डिंग टू न्यूटन फर्स्ट लॉ, जो कोई भी चीज़ अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, मोशन है तो मोशन में रहेगा, जब तक उसका अनटिल अनलेस
बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता। तो अब क्या बात हुआ, जैसे मान लो अगर हम लोग बात करने जाएंगे, इसको बाद में डिस्कस करेंगे, पहले यहाँ ये बात कर लेते हैं कि जो वर्क डन अगर हम लोग निकालने जाएंगे कि जो भी हम लोग उसके ऊपर फोर्स लगाए हैं, तो वर्क डन क्या हो जाएगा, तो वर्क डन हो जाएगा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, जिसको क्या लिखेंगे एफएस। तो वर्क डन हो जाएगा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। और अगर हम लोग बात करें फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, तो ये हो गया, इस्तेमाल करेंगे सेकेंड और फर्स्ट से क्या देखने को मिलेगा, तो वर्क जो देखने को मिलेगा मास एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट, ये देखने को मिलेगा। लेकिन उस ऑब्जेक्ट के पास वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन नहीं है। देखो हम इसको तोड़ क्यों रहे हैं, हम फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट को मास इंटू एक्सेलरेशन क्यों लिखे, क्योंकि हमको ले आना है वेलोसिटी, इसीलिए हम लिख रहे हैं। अब यहाँ से अगर हम वेलोसिटी का एक रिलेशन ले आना चाहेंगे, वो वेलोसिटी का रिलेशन हम कहाँ से लाएंगे, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से एक्सेलरेशन क्या मिलेगा अपने को, v²/2s। तो यहाँ पे हम लोग एक्सेलरेशन की जगह पे अब क्या लिख देंगे, mv²/2s और s कैंसिल, तो कुल मिला के यहाँ जो वर्क डन मिलेगा वो क्या मिलेगा, mv²/2, या फिर इसको इस तरीके से लिख सकते हैं हाफ mv²। तो कहने का क्या मतलब हो गया, जब कभी भी कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है, अगर हम उसको फोर्स लगा के मूव करा रहे हैं, तो जो वर्क डन होगा मोशन के वजह से जो वर्क डन होगा वो इतना हो जाएगा, और यही उसके पास एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। तो ये जो भी हम वर्क डन किए हैं, हम जो वर्क डन किया, क्योंकि भाई हम उसको फोर्स लगाए हैं, उसको वो डिस्प्लेस हुआ है, जिसकी वजह से वो वी वेलोसिटी गेन किया है, तो हमारे वर्क डन के वजह से उसके पास जो एनर्जी गया है, जो एनर्जी का ट्रांसफ़र हुआ है, वो काइनेटिक एनर्जी गया है। और वो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, जिसको हम वर्क डन ये बोल दिए। तो यही कह रहा है कि दिस वर्क डन टू सेट द बॉडी इन मोशन विच इज़ इट्स काइनेटिक एनर्जी, यही उसका क्या है, काइनेटिक एनर्जी है। तो मतलब इसी चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी, और उसका फॉर्मूला क्या होता है, हाफ mv²। m क्या है, तो मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, v क्या है, वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, सिंपल था, कुछ हार्ड नहीं था, हम लोग सीख गए काइनेटिक एनर्जी क्या हो गया। तो जो भी हम बॉडी पे वर्क डन कर रहे हैं उसको मोशन में ले आने के लिए, तो जो हम वर्क डन किए हैं उसके पास वो एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो गया। तो वो एनर्जी क्या है, जब वो मोशन कर रहा है तो काइनेटिक एनर्जी है। ठीक है, अब क्या बात होगा, इसी चीज़ को हम लोग इसका ही डेरिवेशन करेंगे, लेकिन अब दूसरे मेथड से। वो दूसरा मेथड क्या है, कैलकुलस मेथड। तो एक डेरिवेशन तो ये सिंपल फार्मूला से वर्क का फार्मूला, फोर्स का फार्मूला, ये थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का रिप्लेस करके हम लोग सॉल्व किए। अब हम लोग करेंगे डेरिवेशन, मतलब यही काइनेटिक एनर्जी ले आएंगे, लेकिन कैलकुलस मेथड से। तो कहानी वही रहेगा कि छोटा सा वर्क डन है, वो छोटा सा वर्क डन क्या मिलेगा, ये मिलेगा। सेम डायरेक्शन में हो रहा है तो थीटा को क्या लेना है, 0 डिग्री लेना है। तो छोटा सा वर्क डन अगर ये है, और अपने पास जो फोर्स का फॉर्मूला होता है क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो फर्स्ट सेकेंड से अगर हम फिर से लिखना चाहें, जो छोटा सा वर्क डन हो जाएगा मास इंटू एक्सेलरेशन ds हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब ए को हम लोग तोड़ के लिखेंगे वेलोसिटी के टर्म में, क्योंकि यहाँ पे सब dw है, ds है, तो dw इज इक्वल्स टू m dv/dt, और ये हो जाएगा ds। थोड़ा सा रीअरेंज कर लेंगे यहाँ पे, m ds/dt और साथ में dv, और ds/dt को क्या लिख देंगे, v, चेंज पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यही तो वेलोसिटी होता है। ये मिल गया अपने को। अब क्या कर ले भाई, तो अब इंटीग्रेट कर ले, क्योंकि ये मिल गया अपने को, छोटा सा वर्क डन वेलोसिटी के टर्म मिल गया। तो ऑन इंटीग्रेटिंग ये हो जाएगा w, ये हो जाएगा m, वेलोसिटी का dv के रेस्पेक्ट में करेंगे तो v²/2। ठीक है, ये मिल गया। अब इसको अरेंज करके लिख देंगे तो हाफ mv²। तो ये आ गया अपने पास वर्क डन। तो ये वर्क डन जो हम लोग निकाले कैलकुलस मेथड से निकाले, तो कई बार एग्जाम में डेरिवेशन भी आ जाता है और बोल देगा कि भाई कैलकुलस मेथड कर रहे हैं, तो कैलकुलस मेथड करने बोलेगा तो इस तरीके से डेरिवेशन करना है, और ये अपने पास रिजल्ट फाइनली निकल के आ जाएगा। तो इस थ्योरम को अब हम लोग वो बात कर लेते हैं, ऊपर वाला चीज़ डिस्कस कर लेते हैं, ये वाला जो छोड़े थे, ठीक है, फॉर गिवन मोमेंटम, ये वाला बात कर लेते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, अच्छा रिलेशन याद रखने वाला। तो इसमें क्या कह रहा है, इसमें ये कह रहा है कि फॉर गिवन मोमेंटम जो काइनेटिक एनर्जी हम लोग क्या देखें, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ mv² है अपने पास रिलेशन, हाफ mv², ये रिलेशन है अपने पास। ठीक है, इसको हम यहाँ पे फिलहाल साफ कर दे रहे क्योंकि ये चीज़ डिस्कस करेंगे। इसको थोड़ा सा क्लियर कर दें। तो क्या बात करना अपने को, देखो कह रहे कि काइनेटिक एनर्जी जो है यहाँ पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल है फॉर गिवन मोमेंटम, दिया हुआ है फॉर गिवन मोमेंटम काइनेटिक एनर्जी अगर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, मोमेंटम के। यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोमेंटम के। तो क्या देखने को मिलेगा, अगर कह रहा है कि दोनों का मोमेंटम सेम हो जाएगा, मतलब कोई दो ऑब्जेक्ट है दोनों का मोमेंटम सेम हो जाएगा, तो काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन क्या आ जाएगा आपस में, तो रेसिप्रोकल आ जाएगा। कहने का क्या मतलब है,
अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, कोई मोमेंटम दिया, कोई दो ऑब्जेक्ट है, दो ऑब्जेक्ट का मोमेंटम दिया हुआ है और अपने को रिलेशन दिया हुआ है काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन मास के साथ रेसिप्रोकल में, उस केस में अगर अपने को रिलेशन मिलेगा मोमेंटम के लिए, देखो तो अलग अलग मिलेगा, एक मोमेंटम के लिए मिलेगा, एक वेलोसिटी के लिए। मतलब अगर अपने पास काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला ये है और फॉर गिवन मोमेंटम या गिवन वेलोसिटी के लिए बात होगा कि मतलब ये दे रखा है कि दो ऑब्जेक्ट का मोमेंटम सेम है, ठीक है। अगर दो ऑब्जेक्ट का मोमेंटम सेम हो जाएगा तो जो रिलेशन अपने पास निकल के आता है रेसिप्रोकल निकल के आता है। मतलब काइनेटिक एनर्जी फर्स्ट को m2 से रिलेट करने के, काइनेटिक एनर्जी सेकंड को m1 से। लेकिन अगर वेलोसिटी सेम हो जाएगा तो डायरेक्टली रिलेट होगा v m1 से, और v1 है, और काइनेटिक एनर्जी टू m2 से। तो यहाँ पे ये वाला चीज़ न्यूमेरिकल जब आएगा तब हम लोग ये वाला चीज़ डिस्कस करेंगे, लेकिन ये रिलेशन याद रखना जरूरी है क्योंकि इसको वहाँ पे डिराइव करने नहीं जाएंगे। तो ये रिलेशन अगर याद है तो वहाँ पे हम लोग डायरेक्ट इस्तेमाल करके सॉल्व कर सकते हैं, नहीं तो फिर हमको इधर उधर करके सॉल्व करके रिजल्ट ले आना होगा, ठीक है। अब हम वो भी डिस्कस कर लेते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम, क्योंकि अभी टाइम है, 20 मिनट का ही वीडियो बना है, तो वर्क एनर्जी थ्योरम भी देख लेते हैं भाई। तो वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहता है, तो इस वर्क एनर्जी थ्योरम का कहानी क्या होगा। तो देखो नाम से क्या लग रहा है, वर्क एनर्जी थ्योरम। तो अभी तक हम लोग वर्क पढ़े हैं और एनर्जी में कौन सा एनर्जी पढ़े, काइनेटिक एनर्जी पढ़े हैं। तो हम लोग वर्क पढ़ चुके हैं, काइनेटिक एनर्जी पढ़ चुके हैं। तो कहीं ना कहीं जो वर्क है और काइनेटिक एनर्जी है उसी में एक रिलेशन देखने को मिलेगा। तो एक रिलेशन तो हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, जो वर्क डन है वो किसके बराबर होता है, हाफ mv² के। इसी चीज़ को हम लोग काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। तो कहने का मतलब क्या हम लोग बोले, जो भी हम लोग वर्क डन कर रहे हैं वही किसी बॉडी को अगर मोशन में ले आ रहा है तो वो उसमें काइनेटिक एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाता है। और वही अपने पास जो काइनेटिक एनर्जी होता है कितना होता है, हाफ mv² होता है। ये होता है, हम लोग ये देखें अभी तक। इसी चीज़ को अगर एक और तरीके से रिलेट किया जाए, जैसे यहाँ पे हम लोग क्या देखे थे, स्टार्टिंग का वेलोसिटी क्या था, 0 था, मतलब बॉडी रेस्ट में था। रेस्ट में उसको अगर हम मोशन में सेट कर रहे हैं तो ये है, मान लो अगर कोई ऑब्जेक्ट पहले से मोशन कर रहा है, ये मोशन कर रहा है, इसके ऊपर हम फोर्स लगा दिए तो हो जाएगा मोशन तेज, समझ आए। जैसे पहले से मोशन कर रहा है कुछ u वेलोसिटी से, अब हम इसके ऊपर फोर्स लगा दिया और डिस्प्लेस हुआ तो वेलोसिटी में चेंज आएगा ना। तो कहने का मतलब क्या कि पहले ही उसके पास कुछ एनर्जी था, पहले ही कुछ वेलोसिटी से अगर मूव कर रहा तो कुछ ना कुछ एनर्जी है, क्योंकि भाई हाफ mv² वेलोसिटी है तो एनर्जी होगा, मास है तो एनर्जी हो गई उसके पास। तो पहले से अगर उसके पास कुछ एनर्जी है और बाहर से हम फोर्स लगा दे रहे हैं उसके ऊपर, उसका वेलोसिटी में चेंज आ जा रहा है, तो जब वेलोसिटी में चेंज आ रहा है तो उसकी एनर्जी में चेंज आए तो उस समय वर्क डन क्या हो जाएगा, तो उस समय जो वर्क डन होगा, जो चेंज ऑफ एनर्जी होगा, मतलब स्टार्टिंग का एनर्जी था और जो फाइनल का एनर्जी था उसका जो चेंज आएगा उसी को हम बोलेंगे वर्क। तो इसी चीज़ को हम बोलते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम। मतलब जो वर्क हो जाएगा एक तरह से क्या है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है। अभी इसी चीज़ को डिराइव कर लिया जाए तो देखो अपने को मालूम है, इट स्टेट दैट वर्क डन बाय फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज इक्वल्स टू द चेंज प्रोड्यूस इन इट्स काइनेटिक एनर्जी। जो अभी कहानी बोले कि जो वर्क डन है वो किसके बराबर होता है, तो वर्क डन जो होता है वो चेंज प्रोड्यूस इन इट्स काइनेटिक एनर्जी होता है। अब इस चीज़ को डिराइव कर लिया जाए तो हम लोग अभी देखें हैं कि जो छोटा सा वर्क डन होगा क्या होगा, FDS होगा। F के जगह पे क्या लिख देंगे, मास इंटू एक्सेलरेशन लिख देंगे। एक्सेलरेशन के जगह पे क्या लिख देंगे भाई, dv/dt लिख देंगे ds के बराबर। फिर यहाँ से क्या लिख देंगे, अरेंज करके लिखने जाएंगे तो मास इंटू वेलोसिटी, मतलब ये dv आ जाएगा, ds/dt को वेलोसिटी लिख देंगे। अब यहाँ से क्या कर दे, तो कुछ नहीं करना है, इंटीग्रेट करना है। अब इंटीग्रेट कैसे करना है, तो उस समय तो हम लोग डायरेक्ट कर दे रहे थे, लेकिन इस बार करेंगे पहले उसके पास u वेलोसिटी था, फाइनली v वेलोसिटी है, इस हिसाब से इंटीग्रेट करेंगे तो m बाहर आ जाएगा, v वेलोसिटी को इंटीग्रेट करेंगे तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होगा। तो अपर लिमिट मतलब पहले तो v²/2 लिख दें और इसको ऐसे लिख दें, v और u, ये हो गया अपने पास w। जब इंटीग्रेट कर ही दिए हैं तो ये w मिल गया। अब क्या मिलेगा, तो w हो गया बड़ा सा w के नीचे याद है, तो अभी हो जाएगा हाफ m, ये मिलेगा अपने को एक बार v², एक बार मिलेगा अपने को u², ठीक है। फिर लिखेंगे इसको हाफ mv² माइनस हाफ m u²। तो ये जो है काइनेटिक एनर्जी है अपने पास फाइनल, और ये जो है काइनेटिक एनर्जी है अपने पास इनिशियल। तो ये आ गया अपने पास वर्क डन। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या आ गया, काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। और ये जो चीज़ है इसी चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी चीज़ को तो बोलते हैं चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो कहीं ना कहीं जो वर्क डन है वो किसके बराबर आ गया अपने पास, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर आ गया। तो ये एक इंपॉर्टेंट फार्मूला है, कई जगह इसका इस्तेमाल करेंगे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो जब कभी भी हम लोग को वर्क डन निकालना है और चेंज इन काइनेटिक, मतलब हम लोग काइनेटिक एनर्जी के चेंज से निकाल सकते हैं,
तो हम लोग इसी फॉर्मूले को प्रीफर करेंगे। तो वर्क डन क्या हो गया, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हो गया, और इसका बहुत जगह इस्तेमाल होगा भाई मेरे, तो याद रखना जरूरी है। वर्क डन किसके बराबर होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के। अब देखो क्या एक रिलेशन देखने को मिलेगा अपने को, जो हम पहले डिस्कस किए ऊपर, उसको अब यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं वापस से। यहाँ पे है, हमको लगा है होगा नहीं वो, इसीलिए ऊपर लिखा हुआ है, तो वापस से डिस्कस इसको कर लेते, वही रिलेशन है, ठीक है। तो देखो काइनेटिक एनर्जी का क्या फॉर्मूला अपने पास, तो एक जनरल फार्मूला है ½ mv², ठीक है। और मोमेंटम का क्या फार्मूला होता है, मास इंटू वेलोसिटी। तो यहाँ अगर हम लिखने जाएंगे तो क्या लिखेंगे, मोमेंटम से रिलेट करते हुए, तो p²/2m, वही रिलेशन था। देखो अब काइनेटिक एनर्जी अगर डायरेक्टली डिपेंड करेगा मास से तो वेलोसिटी वाला बात हो जाएगा, और इन्वर्सली डिपेंड करे तो मोमेंटम। देख लो अब किसी का भी हम ग्राफ बनाएंगे, देखो काइनेटिक एनर्जी का अगर वेलोसिटी से ग्राफ बनाएंगे तो स्क्वायर है, काइनेटिक एनर्जी का अगर मोमेंटम से ग्राफ बनाएंगे तो भी स्क्वायर है। तो दोनों केस में ग्राफ तो यही आना, वेलोसिटी के साथ बनाए चाहे मोमेंटम के साथ बनाए, ग्राफ तो ऐसे ही आना, और जो स्लोप रहेगा वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो ग्राफ दोनों के लिए सेम है, काइनेटिक एनर्जी का वेलोसिटी के लिए, काइनेटिक एनर्जी का मोमेंटम के लिए, दोनों का ग्राफ सेम मिलेगा अपने, ग्राफ में कोई चेंज नहीं। लेकिन जो रिलेशन देखने को मिलेगा, तो अगर हम लोग वेलोसिटी के लिए बात करेंगे तो वेलोसिटी के लिए अपने पास फॉर्मूला है ½ mv², गाना सुन लो, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी का क्या रिलेशन देखने को मिलेगा, डायरेक्टली डिपेंड करेगा किस पे, मास पे। ये हम किसके लिए बात करें, वेलोसिटी के लिए। तो अगर डायरेक्टली डिपेंड करेगा मास पे, तो जो रिलेशन देखने को मिलेगा दो बॉडी के लिए काइनेटिक एनर्जी का क्या देखने को मिलेगा, m1/m2। और अगर कह रहा है कि अगर सेम वेलोसिटी है और m2 ग्रेटर देन m1 है, तो काइनेटिक एनर्जी भी सेकेंड का फर्स्ट से ज़्यादा हो जाएगा जनरली, क्योंकि डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है। अब अगर इसी चीज़ का हम मोमेंटम के साथ रिलेशन देख ले, काइनेटिक एनर्जी अगर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल दे दिया मास के लिए, अब ये कैसे आएगा, तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आने लगा अगर, तो मतलब हम किससे रिलेट करने लगे, मोमेंटम से, क्योंकि मोमेंटम वाले केस में काइनेटिक एनर्जी मास से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है। तो अगर काइनेटिक एनर्जी मास से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब यहाँ मोमेंटम के बारे में बात हो रहा है, तो इस केस में अगर हम मोमेंटम को लिखने जाएंगे या फिर मास के साथ रिलेशन लिखने जाएंगे तो रेसिप्रोकल वाला आ जाएगा। अब रेसिप्रोकल रिलेशन कहने का क्या मतलब आ गया, कि अगर m1 है और m2 है, जैसे मान लो काइनेटिक एनर्जी फर्स्ट के लिए बात करेंगे तो वो 1/m1 हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी सेकंड के लिए बात करेंगे तो वो m2/m1 हो जाएगा। ये हो जाएगा ना रिलेशन, इन्वर्सली रिलेशन हो जाएगा। और अगर मोमेंटम सेम है, नहीं फॉर सम मोमेंटम, सेम नहीं, सेम मोमेंट, ये जो भी बात है सेम के लिए बात है ये वाला। लेकिन अगर कंडीशन ऐसा हो जाए m2 ग्रेटर देन m1 हो जाए, तो मोमेंटम वाले केस में अगर मास सेकंड का ग्रेटर हो जाए फर्स्ट से, तो काइनेटिक एनर्जी का इन्वर्स रिलेशन है। बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये। वेलोसिटी वाले केस में अगर m1 ग्रेटर देन m2 दे देंगे तो काइनेटिक एनर्जी फर्स्ट का ग्रेटर देन काइनेटिक एनर्जी सेकंड का हो जाएगा। लेकिन अगर मोमेंटम वाले केस में m1 ग्रेटर देन m2 दे देंगे तो काइनेटिक एनर्जी सेकंड का ग्रेटर देन काइनेटिक एनर्जी फर्स्ट का हो जाएगा। कहानी अलग हो जाएगा, है एक ही चीज़ लेकिन देख लो कहानी अलग हो रहा है। इसको हम लोग जब क्वेश्चन में करेंगे ना तो और अच्छे से समझ आएगा। लेकिन ये रिलेशन कैसे आ रहा है ये तो पता ही चल रहा होगा। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला ये भी है, मोमेंटम से फार्मूला अपने पास है। यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी का मोमेंटम से फार्मूला ये है अपने पास। एक बार रिलेशन m के साथ डायरेक्टली है, एक बार रिलेशन m के साथ इन्वर्सली है, तो उसी रिलेशन से तो ये रिजल्ट ले आ रहे हैं हम लोग। ठीक है, ये भी एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, याद रखने वाला रिजल्ट है। और एक और ये भी रिजल्ट थोड़ा सा याद रख लो, कह रहे हैं कि अगर मोमेंटम को इंक्रीज करेंगे एक डिजिट में मान लो 2%, 3%, 9%, 8%, ऐसा अगर हम इंक्रीज करें, बात ये हो रहा था कि अगर मोमेंटम को एक डिजिट में इंक्रीज करें तो जो परसेंटेज चेंज अगर निकालना है काइनेटिक एनर्जी में तो वो इस फॉर्मूले से निकलेगा। ठीक है, कई बार ऐसा भी क्वेश्चन आ जाता है, एक द मोमेंटम इज चेंज बाय इंक्रीज बाय 2%, देन फाइंड द चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी, परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो ये फार्मूला, तो अगर काइनेटिक एनर्जी का परसेंटेज चेंज निकालना है तो सबसे पहले तो जो चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी अपॉन में काइनेटिक एनर्जी इंटू 100, तो ये परसेंटेज आ जाएगा काइनेटिक एनर्जी का। इसी को तो हम लोग परसेंटेज बोलते हैं। इक्वल्स टू मोमेंटम के लिए अगर निकालना है तो 2 इंटू चेंज ऑफ मोमेंटम इंटू 100, ये मोमेंटम का परसेंटेज है। अगर मान लो बोल दिया है कि 1% का चेंज आ रहा है मोमेंटम में, तो काइनेटिक में कितना परसेंट का चेंज आ जाएगा। तो काइनेटिक को अगर परसेंटेज में निकालना तो 2% का है। क्यों? क्योंकि भाई ये काइनेटिक एनर्जी का परसेंटेज है और ये मोमेंटम का परसेंटेज है। मोमेंटम का परसेंटेज अगर 1% दे रखा है तो उसको हमको सीधा किससे मल्टीप्लाई कर देना, 2 से। तो अगर मोमेंटम का परसेंटेज दे रखा है 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी का परसेंटेज आ जाएगा। तो ये भी एक रिजल्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखने वाला। तो बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स आज हम लोग डिस्कस किए। सबसे पहले तो काइनेटिक एनर्जी का डेरिवेशन देखें हम लोग, उसके बाद हम लोग वर्क एनर्जी थ्योरम देखें, उसके ऊपर कई सारा रिजल्ट देख लिए।
तो काफ़ी अच्छा चीज़ देखे। फिर वेरिएबल फोर्स से वर्क डन हम लोग देखे। तो आज के वीडियो में काफ़ी अच्छा चीज़ डिस्कस हुआ है। तो उम्मीद करते हैं जो भी ये सब समझ आया होगा। बाकी तुम लोग कोशिश कर रहा होगा अपने साइड से कुछ ना कुछ अच्छा करने का, उम्मीद हमेशा कर रहे हैं। और मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक ख्याल रखना, पढ़ते लिखते रहना और बस राम राम।